नमस्कार साथियों, टी4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है तरंग और यह इस तरंग चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में जो 28 प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसको मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए ब्रेग्स स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब जो रहेगा वो विकल्प सी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज की थी रोएंटजन ने। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें बताना है न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरण कौन सी है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरण कौन सी है, तो जो अल्फा किरण है वो न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरण है। विकल्प ए जो रहेगा वो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में हमें बताना है कि एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि एक्स किरणों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए जो रहेगा वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विकल्प बी जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 है तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों के रूप में प्रकट होती है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। एमआरआई मशीन जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि एमआरआई जो मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प जो रहेगा वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि बोलोमीटर का प्रयोग जो किया जाता है वो तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी तापमान इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। कुलिज नली का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलिज नली का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी जो रहेगा वो हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, तो अवरक्त किरणें जो होती है वो सौर कुकर को गर्म करती है। राइट आंसर हमारा अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी सही जवाब इस प्रश्न का रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 11। जब कोई वाहन टीवी के पास से गुजरता है तो व्यवधान उत्पन्न होने का कारण क्या है। जब कोई वाहन टीवी के पास से गुजरता है तो आपने देखा होगा कि जो सिग्नल है उसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि स्पार्क प्लग जो होते हैं वो विद्युत चुंबकीय व्यवधान उत्पन्न करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है मेजॉन कण कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि मेजॉन कण जो होते हैं
वो किस में पाए जाते हैं? कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। हमारा सही जवाब जो रहेगा वो विकल्प ए इस प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक। प्रश्न संख्या 13 है, रेडियो प्रसारण से संबंधित एएम का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपसे एएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि एएम का फुल फॉर्म क्या होगा या पूर्ण रूप क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होगा वो रेडियो प्रसारण से संबंधित एएम का पूर्ण रूप होगा, अर्थात प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था, वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज जो है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में हमें बताना है कि गामा किरणों की निम्न में से किन किरणों से सबसे अधिक समानता है? गामा किरणों की किन किरणों से सबसे अधिक समानता है? तो एक्स किरणों से समानता रहेगी। विकल्प बी जो रहेगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 16। टीवी के ध्वनि सिग्नल है, टीवी के ध्वनि सिग्नल कौन से सिग्नल है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो रहेंगे वो ध्वनि के टीवी के ध्वनि सिग्नल है, अर्थात बी विकल्प जो रहेगा वो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए? किसके पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए? तो चुंबक के पास टेप रिकॉर्डर को नहीं रखना चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में तथा धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी संभव है? किसके प्रयोग द्वारा रात्रि में या धुंध तथा कोहरे में फोटोग्राफी संभव है? तो यहाँ पर अवरक्त विकिरण के द्वारा ये सब संभव है। राइट आंसर हमारा जो रहेगा वो विकल्प बी इस प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि जाली दस्तावेजों का किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो जो फर्जी दस्तावेज होते हैं, जाली दस्तावेज होते हैं, उनका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्जी दस्तावेजों का पता लगाने के लिए पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब जो रहेगा वो विकल्प ए पराबैंगनी किरणों द्वारा हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हमारा विकल्प डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो गामा किरणों की होती है, अर्थात सी विकल्प जो रहेगा वो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सेकंड लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है, सेकंड लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि होती है, तो उसकी समय अवधि क्या रहेगी? 2 सेकंड रहेगी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 23। वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, वह गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है उसको आवृत्ति गति कहते हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए आवृत्ति गति इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? कौन सी तरंगों की आवृत्ति अधिकतम होती है? तो आपको याद रखना है कि जो गामा किरणें होती है उनकी आवृत्ति अधिकतम होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। खालिस्तान का प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो रेडियो तरंगे है इसका उपयोग या प्रयोग कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए किया जाता है।
इस प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी विकल्प रेडियो तरंगे इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग तथा गर्त के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य की आधी होती है। हमारा सही जवाब जो होगा वो विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? कौन सा लक्षण विद्युत चुंबकीय तरंगों का लक्षण नहीं है? तो पहले विकल्प को देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विवर्तन और व्यतिकरण नहीं होता है। तो नहीं होता है दे रखा है, तो ये बिल्कुल गलत होता है। यही हमारा क्या है, लक्षण नहीं है। अर्थात प्रश्न संख्या 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प ए के साथ रहेगा। और साथियों, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 28, किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय कहलाता है। किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको समय अवधि कहते हैं। हमारा सही जो उत्तर रहेगा वो समय अवधि ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने तरंग चैप्टर से संबंधित हमारा यह सेकेंड पार्ट था। इसमें हमने 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये 28 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।